नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमला किया गया है। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। बाबू मास्टर दिसंबर में ही टीएमसी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने भी दावा किया है कि बशीरहाट से कोलकाता जाते वक्त बाबू मास्टर पर यह हमला किया गया। अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है, लेकिन उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। और ये एक और घटना जो लगातार सियासत गरमाने के बाद एक सामने आ रही थी। और ना सिर्फ बीजेपी नेता पर यह हमला हुआ है, बल्कि इससे पहले दिसंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी उनकी गाड़ी पर इसी तरह का हमला हुआ था। और बीजेपी इसीलिए बार बार आरोप लगा रही है कि यहां हिंसा की राजनीति टीएमसी करती है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बीजेपी नेता पर एक बार फिर हमला हुआ है, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? क्या ताजा अपडेट इस मामले में? देखिए, अभी फिलहाल वो अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जितने भी बीजेपी के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते टीएमसी के लोगों ने इसमें हमला किया है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो तफ्तीश है पुलिस की, वो चल रही है और इसमें उन्होंने इस बात की पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में हमला किया है। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का और टीएमसी के लोगों के ऊपर यह एक और आरोप है। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से टीएमसी यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पुलिस इस मामले में किस हद तक कितनी पुख्ता कार्रवाई करती है। जी, ये बेहद अहम बात भी है कि अब टीएमसी इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन हमले में घायल बीजेपी नेता बाबू मास्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीजेपी के तमाम नेता उनका हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई दूसरे नेता भी अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना है और आरोप टीएमसी पर लगाया है हिंसक राजनीति का। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ऐसे में जबकि खबर यह आ रही थी कि थाना यहां से बेहद करीब था जहां पर यह हमला हुआ, बताया यह भी जा रहा है कि बमबारी यहां पर हुई है, गोलीबारी हुई है। वाकई आधिकारिक तौर पर किस तरह के हमले की यह खबर आ रही है? देखिए, आधिकारिक तौर पर हमने आपका प्रशासन से बात की तो उनका ये कहना है कि हमला ये हुआ था और हमले में जो इस्तेमाल चीज़ें की गई हैं वह विस्फोटकों से जुड़ी हुई हैं, बारूद से जुड़ी हुई हैं। लेकिन किस हद तक कितना ये खतरनाक एक्सप्लोजिव था, इस बारे में अभी पुलिस जानकारी जुटा रही है। और जहाँ तक आरोपियों का सवाल है तो पुलिस का ये कहना है कि उसने इस मामले में तफ्तीश करनी शुरू कर दी है और जल्द ही कुछ लोगों के नामों का खुलासा यहाँ पर हो सकता है। तो एक रंजिश मानकर पुलिस यहाँ पर चल रही है। कौन लोग थे, फिलहाल अभी इन नामों का भी खुलासा नहीं कर रही है। ये बेहद अहम बात भी है कि बीजेपी लगातार इस तरह के हिंसक वारदातों के लिए टीएमसी पर आरोप लगाती है और वहां की पुलिस पर भी आरोप लगता है कि वो एक बीजेपी की तरफ से जो लगातार आरोप लगते हैं कि टीएमसी कार्यकर्ता के तौर पर वो रिएक्ट भी करती है। लेकिन अब जबकि एक बार फिर हिंसक वारदात हुई, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके इस पूरे मामले पर टीएमसी पर आरोप लगाया है। टीएमसी के कायर गुंडों ने बंगाल के बशीरहाट जिला मुख्यालय के कोलकाता लौट रहे बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर लाउहाटी इलाके में जानलेवा हमला किया है। हालात नाजुक है। बाबू मास्टर दिसंबर में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसे हमलों से बीजेपी डरने वाली नहीं है। बीजेपी नेता का यह ट्वीट है, आरोप टीएमसी पर सीधे तौर पर लगाया गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, ऐसे में जबकि एक बार फिर बीजेपी नेता पर यह हमला हुआ है, बीजेपी नेता तो साफ तौर पर आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि यहां से थाना बेहद करीब था। प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? अब देखिए, जिस जगह यह वारदात हुई है और उससे थाना जो है और जो भी अन्य जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जैसे डीसी ऑफिस या अन्य जो प्रशासनिक कार्यालय थे वो नज़दीक थे। और शाम के वक्त हमला हुआ जब बाज़ार में बेहद चहल पहल थी, तो उस वक्त हमले के बाद यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि हमने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है, लोगों को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जो घटना होती है, किसी को जान से मारने की कोशिश करती है और अभी फ़िलहाल आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया अगर होती है और
सही तौर पर आरोपियों का नाम सामने न आ पाना, ये जरूर जो स्थानीय पुलिस है उन पर सवाल जरूर खड़ा करता है। और ये बड़े सवाल हैं कानून व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी कर रही है, और ऐसे में तब बेहद अहम हो जाता है जबकि चुनाव बेहद करीब हो तो इस तरह की घटनाएं कई और सवालों को भी जन्म देती है। लेकिन बीजेपी को एक बार फिर मौका मिलता है टीएमसी पर हमलावर होने का, और ऐसा ही किया बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, बंगाल में टीएमसी राजनीतिक हिंसा का दूसरा रूप हो गई है। बीजेपी नेता फिरोज कमल गाजी, जिन्हें बाबू मास्टर के नाम से जाना जाता है, इन पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। लेकिन ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, पहले की कई घटनाओं की तरह इस पर भी वो चुप हैं। बीजेपी नेता का सीधे ममता बनर्जी पर हमला है। और अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या इस तरह की घटनाएं ही बीजेपी को बार बार मौका देती है सीधे ममता बनर्जी पर हमला करने का? और ऐसे में जबकि चुनाव बेहद नजदीक हैं, क्या ऐसी घटनाओं को भी चुनावी मुद्दा बनाकर के अब बीजेपी के नेता मैदान में उतरते दिखाई देंगे? बहुत ही पुख्ता तरीके से इन घटनाओं को बीजेपी मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, उतरी हुई है, मुकाबला कर रही है। अगर हम कुछ दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह के भाषण का जिक्र करें, जहां जो उन्होंने उत्तर बंगाल में ये दिया था, तब भी उन्होंने राजनीतिक हिंसा का जिक्र किया था। इससे पहले पीएम मोदी ने भी कुछ जगहों पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का जिक्र किया था। इसके अलावा जितने भी शीर्ष नेता हैं उन्होंने राजनीतिक हिंसा का जिक्र किया है। तो इसको बीजेपी साफ तौर पर आने वाले दिनों में ये राजनीतिक मुद्दा बनाएगी, और जो कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ताओं के पर हमले जिनकी मौत हुई है, ये जनता के सामने ले जाने की कोशिश करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि जिन पर यह हमला हुआ कुछ वक्त पहले ही ये टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन कुछ और बड़े नेता हैं जो टीएमसी छोड़ चुके हैं, वो भी कुछ इसी तरह की बात कहते नजर आते हैं। टीएमसी से इस्तीफा दे चुके दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें टीएमसी में घुटन महसूस हो रही थी। त्रिवेदी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में शांति को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं, और वो इस्तीफा दे दिया, तो ये एक कोई उसी मिनट का थॉट था या काफ़ी समय से आप सोच रहे थे इस बारे में? देखिए, क्या होता है कि कोई चीज़ अचानक नहीं होती। जैसे बारिश, बिजली, ये अचानक नहीं होता है, इसके पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। समुद्र का पानी ऊपर जाता है, एक वातावरण बनता है, उसके बाद बारिश आती है, बादल होते हैं, बिजली चमकती। तो हमारे कल के ये जो हमने त्याग पत्र दिया, उसके पीछे भी बहुत सारे इतिहास है ना। कोशिश हमने की कि पार्टी को बताने की जगह नहीं था, और इतना भ्रष्टाचार और इतना वायलेंस, ये बंगाल की छवि नहीं है। बंगाल के लोग शांति प्रिय है, जिसको भौद्रो लोग बोलते हैं। नहीं, लेकिन टीएमसी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आपने पार्टी के अंदर तो कभी कोई इस तरीके की नाराज़गी जताई नहीं, सीधे इस्तीफा दे दिया। सब जानते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, इसमें सब कुछ है, सब मैसेजेस हैं, सब जानते हैं, मगर प्रायोरिटी बदल गई। सर, इधर आपने इस्तीफा दिया और उधर तुरंत बीजेपी की तरफ से आपको वेलकम भी कर दिया गया। की तरफ से वेलकम हमको मतलब बहुत सालों से, और कोई नया नहीं है। हम उनके मतलब आभारी हैं कि हमको उस योग्य काबिल समझा कि वो वेलकम करें। बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे उन्होंने उस काबिल समझा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दिनेश त्रिवेदी ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। लेकिन अमित, जो सबसे अहम बात है कि एक कद्दावर नेता जो केंद्र में रेल मंत्री तक रहे हैं, टीएमसी छोड़ देते हैं, और कई गंभीर आरोप टीएमसी पर लगाए जाते हैं। यानी ये आरोप तो सीधे ममता बनर्जी के नेतृत्व पर है। और जो हिंसक वारदातें इस वक्त हुई, एक और उदाहरण आया है, क्या इससे पूरी घटना को जोड़कर भी देखा जा सकता है? देखिए, जो ये दोनों जाहिर सी बात है कि जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक हिंसा की जहां तक बात है, जैसा कि हमने कहा कि पहले ही जितने भी नेता आए रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में इस प्रकरण को उठाते रहे हैं। तो दिनेश त्रिवेदी वरिष्ठ नेता रहे हैं, और इससे पहले भी करीब कुछ महीनों पहले भी उनके नाराजगी की खबर आई थी। जब संसद में पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता जब बयान देता है कि नहीं, राज्य में राजनीतिक हिंसा हो रही है, लिहाजा मुझे घुटन महसूस हो रही है, तो इस प्रकरण को गंभीरता से इसको यहाँ पर ममता सरकार के सामने चुनौती है। समझना होगा कि आखिरकार इतनी हिंसा। और
ग्रेटर टूल में अब एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। दिशा नाम की लड़की की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेंगलुरु से इस लड़की की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल साइबर सेल ने यह पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाई थी, तफ्तीश कर रही थी और अब गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर यह काम करती रही है दिशा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ग्रेटर टूल, जिस तरह की हिंसक घटना 26 जनवरी को हुई है, उसकी जांच पूरी हो रही थी। ग्रेटर टूल सामने आया और यह बात भी सामने आई कि क्या इसकी पहले से साजिश तो नहीं रची जा रही थी। साइबर सेल ने पूरी तफ्तीश आगे बढ़ाई और इस दिशा में एक और पर्यावरण कार्यकर्ता की अब गिरफ्तारी हुई है। दिशा इसका नाम बताया जा रहा है। सबसे अहम बात यह कि ग्रेटर टूल मामले में यह गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आरोप यह लगाए गए कि जिस तरह के ट्वीट सामने आए थे, उससे यह जाहिर होता है कि बाकायदा योजना बनाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया गया। घटना भले ही किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, लेकिन मकसद था केंद्र सरकार का विरोध और यहां अशांति पैदा करना। इस पूरे मामले की कड़ी की तफ्तीश अब कर रही थी साइबर सेल, और यह कड़ी तफ्तीश में पहुंची बेंगलुरु तक, जहां पर एक पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली दिशा की गिरफ्तारी हुई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, दिशा तक कैसे पहुंची ये तफ्तीश और आखिरकार गिरफ्तारी तक बात कैसे आ गई? जी देखिए, एक पहली गिरफ्तारी की है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो साइबर यूनिट है, ये बेंगलोर से गिरफ्तारी हुई है। और जो एक्टिविस्ट है दिशा रवि, इनका नाम है, 21 साल की एक्टिविस्ट है और क्लाइमेट एक्टिविस्ट बताई जा रही है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की फाउंडर में एक है दिशा रवि। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूल किट को लेकर केस दर्ज किया था और जो जानकारी मिल रही है कि आरोप है कि दिशा रवि ने जो टूल किट है उसको एडिट किया था और उसमें कुछ चीजें जोड़ी थी और उसके बाद उसे आगे सर्कुलेट किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल में ही टूल किट को लेकर एक बड़ा मामला दर्ज किया था और उसमें ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी सामने आया था, लेकिन उस दौरान दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा था कि अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन पहली गिरफ्तारी बेंगलोर से की गई है। और दिल्ली पुलिस आनंद, जो जानकारी आप दे रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ग्रेटा जो एक विदेशी लड़की है, उसने जितना भी मटेरियल दिया था एडिट करके हिंदुस्तान में जो सर्कुलेट हुई चीजें हैं, वो इसी दिशा के जरिए गई थी? हमारे सहयोगी आनंद लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये सबसे अहम है कि ग्रेटा टूलकिट मामले में ये एक पहली गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में ये तफ्तीश लगातार साइबर सेल कर रही थी कि कहां से ये साजिश रची गई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जो ये खबर दे रहे हैं, बेहद अहम और पहली गिरफ्तारी इस मामले में। आनंद, क्या यह माना जाए कि इस पूरे मामले में अब जो तफ्तीश आगे बढ़ी थी उसमें यह एक पहली और बड़ी गिरफ्तारी है, और अब माना यह भी जा रहा है कि इसके बाद कई और लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं? इस वक्त की यह बेहद अहम खबर है, और यह बेहद अहम खबर कोलकाता से, जहां पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने अपने ऊपर हमला होने की बात कही है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है उनके संसदीय क्षेत्र से लौटते वक्त उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, और यह बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है कि जब वो लौट रहे थे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है। ऐसे में जबकि कल एक बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमले की खबर आई, गंभीर रूप से वो अस्पताल में भर्ती हैं, बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर आरोप लगाया। ऐसे में अब सीधे बीजेपी सांसद पर हमला हुआ है, और यह आरोप उन्होंने एक बार फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। सबसे अहम यह कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं। बीजेपी बार बार वहां की हिंसक वारदातों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रही है, और एक मौका और मिला है बीजेपी को जब खुद बीजेपी सांसद ने यह आरोप लगाया कि उन पर हमला किया है टीएमसी कार्यकर्ताओं ने। एक के बाद एक इस तरह की हिंसक वारदातें, और अब तो सीधे बीजेपी के सांसद ने ही आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन पर हमला किया। कांग्रेस और सीपीएम के साथ एक साथ होकर रोकने के प्रयास करेगा, लेकिन भाजपा और पब्लिक इतना समर्थन मिलता है, वो सोच लिया वो गणतांत्रिक रूप से वो रोक नहीं पाए, इसीलिए खून का प्रयास हो रहा है। वो जो बाबू मास्टर और पे कमाल गाजी को ऊपर बम फेंक कर हमला किया, मेरे ऊपर
गत काल और 10:30 नाइट में वो तो मेरा ऊपर गाड़ी धक्का मार के मर्डर करने के प्रयास साजिश था। मेरे ऊपर बहुत कोशिश किया, मर्डर केस डाला, लॉकडाउन में बहुत केस दिया, लेकिन और ये बड़ा आरोप लगाया है सीधे टीएमसी पर बीजेपी सांसद ने। हमारी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सांसद, वो कह रहे हैं कि जान से मारने की उन्हें ये कोशिश हुई थी। किस तरह की ये घटना थी, पुलिस क्या कह रही है अब इस पूरे मामले में? प्रशांत, देखिए, यहाँ पर पुलिस कभी भी कोई घटना होती है तो वो मुंह नहीं खोलती है। मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब बीजेपी के कई सांसद नेता यही आरोप लगा चुके हैं कि उनको जान से मारने की कोशिश हुई है। सांसद अर्जुन सिंह ये आरोप पहले भी लगा चुके हैं। और अभी ये जो राजनीतिक हिंसा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है। जो कल की घटना है रात की, ये बाबू मास्टर बीजेपी के नेता, पूरी रफ्तार तस्वीर इनकी सामने आई है आरोप टीएमसी पर। तो लगातार बीजेपी का आरोप टीएमसी पर, और इधर पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं। लेकिन सियासत इस पर खूब हो रही है क्योंकि बंगाल में अब विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब हैं। लेकिन एक और जिसकी दुनिया भर की नजर जिस घटना पर है वो है पूर्वी लद्दाख का वो इलाका जहां पर लगातार तनाव था। लेकिन अब पेंगोंग झील पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट लगातार जारी है। चीन की सेना वहां से पीछे भी लौट रही है और यही शर्त भारत ने रखी भी थी। पिछले 10 महीने से एलएसी पर जारी तनाव अब कम होता नजर आ रहा है और ये सब कुछ आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन उससे पहले ये एक बेहद अहम खबर जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। वहां खुद बीजेपी सांसद ने यह आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई है, उन पर हमला हुआ है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया है कि उन्हें मारने की कोशिश हुई है, उन पर हमला किया गया है और आरोप टीएमसी पर लगा। और ये ऐसे में तब बेहद अहम है जबकि कल ही एक बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमला हुआ है। गंभीर हालत में वो अस्पताल में भर्ती हैं और बीजेपी के नेता लगातार इस बात का आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं, सीधे ममता बनर्जी पर, कि वहां राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और इसीलिए एक के बाद एक बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जगन्नाथ जी, जो हमला आप पर हुआ है, किसने यह हमला किया है, क्या पुख्ता तौर पर आप जानकारी दे सकते हैं न्यूज 18 इंडिया को? वो जो ड्राइवर को पकड़ा गया उनका तो परिचय पत्र नहीं दिखाया, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाया। वो मेरा ड्राइवर और सिक्योरिटी के तत्पर से मैं बाल से बांध गया। लेकिन उसके बाद तो पुलिस का ऊपर उनका दे दिया। वो तो पहले ही मेरा पर हुमकी धमकी आ रहा है, मुझे मर्डर केस के देकर फंसाने की कोशिश किया और सारी लॉकडाउन में 10 से 12 केस डाला, वो भी रोक न पाए, इसलिए मेरे ऊपर हमला होंगे इस रकम कोई मेरा मुझे बुलाया जो हमला हो सकते आपका ऊपर। जगन्नाथ जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने पुलिस में इसकी शिकायत की थी। किन लोगों के खिलाफ आपने ये शिकायत की थी, किन से आपको खतरा था, डर था? हाँ, वो तो शिकायत पहले तो नहीं किया, लेकिन वो जो कोशिश किया गतकाल नेक्स्ट डे, वो इसका ऊपर तो केस दर्ज करने के लिए जिम्मेदारी ले लिया और उधर का हमारा युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट नाइट बहुत ज्यादा हो गया, मैं घर आ गया। उसके बाद शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। जगन्नाथ सरकार, बीजेपी सांसद जो कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है, पथराव उनकी गाड़ी पर हुआ है। लेकिन एक बेहद अहम खबर जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं और हिंदुस्तान में तो कई आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है। मसला पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील का, जहां पर भारत और चीन के बीच अब डिसएंगेजमेंट लगातार जारी है। चीन की सेना वहां से पीछे हट रही है और लगातार कई दौर की बातचीत के बाद भारत ने भी यही शर्त रखी थी कि इस इलाके में शांति बहाली हो और इसके लिए चीन की सेना पीछे हटे, वे भी अपने कदम पीछे हटाएंगे।
समझौते के मुताबिक इस इलाके में शांति कायम करने के लिए अब चीन की सेना लगातार पीछे लौट रही है। पिछले 10 महीने से एलएसी पर लगातार जारी तनाव में अब कमी नजर आने लगी है। ये सब कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर, उस जगह की तस्वीर जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर मानी जाती है, क्योंकि हमारी टीम वहां पैंगोंग में ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद है, जहां आजकल ठंड इतनी है कि बहती नदियां तक यहां जम गई है और 135 किलोमीटर लंबी झील भी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग। भारत और चीन के बीच लगातार 10 महीने से जो तनाव था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। जी हां, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पैंगोंग लेक पर। आप देख सकते हैं ये पैंगोंग लेक है और ये पूरी तरह से अभी जमी हुई है। ये हिस्सा भारतीय इलाके का हिस्सा है, यहीं से शुरुआत होती है और आप सामने देख सकते हैं जितनी पहाड़ियां हैं, पीक्स है, वहीं जो है वो फिंगर एरिया कहलाता है और वहीं जो है सबसे पहला डिसएंगेजमेंट जो है इस इलाके में, यानी कि ये जो नॉर्थ बैंक है यहाँ पे शुरू हुआ है। चीन की सेना जो है अपनी टुकड़ियों के साथ ऊंची चोटियों पर अब भी जमी हुई है, जिनको धीरे धीरे पीछे जाना है, क्योंकि फेज़ बाय फेज़ जो है पीछे होना होगा। और आप समझ सकते हैं यहाँ इस इलाके की दुश्वारियाँ, चुनौतियाँ देख लीजिए किस तरीके से पूरी लेक जो है वो जमी हुई है यहाँ पे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तापमान में, जितने कम तापमान में भारतीय सेना यहाँ पे डटी रही, चीन को जो है पूरी तरीके से चुनौती दी यहाँ पे, क्योंकि यही एक इलाका था चीन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेकड़ी दिखाता था। और जो पैंगोंग में जो जितना बड़ा विवाद है, ये विवाद बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया और पैंगोंग के दक्षिण छोर पे अपनी मजबूती बनाई, उसके चलते चीन को अपने घुटने टेकने पड़े और उससे बातचीत की टेबल पर भारत की शर्तों को मानना पड़ा। तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट कि कैसे किस विषम परिस्थितियों में जो है भारतीय सेना इन सारे इलाकों में तैनात हैं। एक बार फिर बता दें, ये ग्राउंड जीरो है, ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था जो कि अब धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। पैंगोंग का वो आगे का आप हिस्सा देख सकते हैं, जो सामने जो पीक्स है वो जो है उसी तरीके की पीक्स हैं। फिंगर एरिया उन्हीं को कहा जाता है। फिंगर एरिया में आप मानिए 8 फिंगर तक जो है हमारी सीमा है, यानी कि एलएसी 8 फिंगर से जाती है, लेकिन चीन ज़बरदस्ती जो है उस एलएसी को फिंगर 4 से ले जाने की बात करता है और वहीं विवाद शुरू होता है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ कर दिया है कि भारतीय सेना पूरी तरह से इस इलाके में डटी रही है और इस जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है इसमें हम लोगों ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं गंवाई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी लेक जो है इस वक्त जमी हुई है। वो सामने का जो इलाका है उन्हीं को फिंगर एरिया कहा जाता है। तकरीबन 135 किलोमीटर लंबी ये झील है, जिसमें से 40% यानी कि 45 किलोमीटर के आसपास भारतीय हिस्सा होता है और उसमें भी जो है चीन लगातार कोशिश करता रहा है कि एलएसी को बदला जाए, लेकिन अब चीन के सारे मंसूबे ध्वस्त हो चुके हैं और उसको जिस तरह से डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था, उसी तरीके से अब उसे पैंगोंग के इलाके से भी पीछे हटना पड़ रहा है। और वो खबर जिस पर ना सिर्फ हिंदुस्तानियों की बल्कि पूरी दुनिया भर की निगाह है कि आखिर पैंगोंग झील के आसपास हो क्या रहा है, सच्चाई पूरी दुनिया जानना चाहती है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वो पहली टीम है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप बोल। संदीप, बहुत सी बयानबाजी, दुनिया भर की निगाहें कि यहां दरअसल जमीनी हकीकत क्या है, क्या आप देख पा रहे हैं डिसएंगेजमेंट के बाद जो आरोप लगते हैं कि क्या हमने अपनी जमीन गंवाई है?
देखिए प्रशांत, अब अगर बात करें पूरे इस प्रोसेस की, डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस की, चूँकि 10 महीने से लगातार दोनों देशों की सेनाएं विषम परिस्थितियों में एक दूसरे के आमने सामने थी। बातचीत के 9 दौर जा चुके थे और मंत्रियों के स्तर की बातचीत भी हुई और उसके बाद अब चीन को जो है मानना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। अगर भारतीय सेना ने पैंगोंग इलाके के दक्षिणी छोर पर कार्रवाई नहीं की होती तो चीन शायद बातचीत की मेज पर घुटने नहीं टेकता। और आखिरकार संदीप, भारत ने मजबूर किया चीन को, और हम ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस जगह को लेकर लगातार विवाद होता था। हमारे सहयोगी संदीप उसी जगह पर मौजूद हैं। संदीप, आप दिखाएं किन चोटियों को लेकर लगातार ये विवाद था, ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है, ताकि दर्शक देख पाएं न्यूज़ 18 इंडिया पर क्या है इसकी सच्चाई। देखिए प्रशांत, हम लोग जो हैं कल पैंगोंग त्सो लेक गए थे, चूँकि वहाँ पे स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विषम है। वहाँ किसी तरीके के कम्युनिकेशन सेटअप जो है वो नहीं है, किसी भी तरीके की फ़ोन लाइन्स या इंटरनेट वहाँ पे नहीं होता है और उस जगह पे बहुत ज़्यादा देर तक कोई तैनात भी नहीं रह सकता है। तो ऐसे में हम लोगों को भी मजबूरन नीचे वापस आना पड़ा और अब इस वक्त हम लोग जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि यहाँ पे भी तापमान लगातार गिर रहा है। -7 डिग्री अभी है और कल जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे तो वहाँ पे -18 तो नॉर्मल टेम्परेचर था और जिस तरीके से विंड चिल फैक्टर था उसने -5 डिग्री और गिरा दिया था। तो वो एक ऐसा इलाका है, ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना के जवान वहाँ पे डटे हुए हैं और सीधे तौर पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जारी है, लेकिन सेनाएं कम नहीं हो रही हैं। आप सिर्फ आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट से पीछे हो रहे हैं। हमारी देश की सेना यानी कि डीएस्केलेशन अभी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डिसएंगेजमेंट है, क्योंकि चीन की फितरत पूरी दुनिया जानती है और चीन जो है बात कुछ करता है, ज़मीन पे कुछ और आती हैं। तो ऐसे में डीएस्केलेशन की कार्रवाई तो तब होगी जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा होगा। दोनों देशों के बीच सेना के बीच जो है जो विश्वास है, जो भरोसा है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और ऐसे में जब तक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा नहीं होगा, डीएस्केलेशन नहीं होने वाला। जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे कल तो सेना की कोई भी मूवमेंट जो है उस तरफ से ऊपर से नीचे तक आती तो ये बेहद जरूरी भी था संदीप कि डिसएंगेजमेंट इस पूरे इलाके में हो, क्योंकि जिस तरह से वर्चस्व बढ़ाने की नापाक कोशिश चीन की ओर से हो रही थी उससे करारा जवाब भी हिंदुस्तान की ओर से मिला और बात जब मेज पर हुई तो भी यही बात पुख्ता तौर पर भारत ने रखी थी। पहला नंबर है 1,05,625 325। I can't even begin to like. इन तीनों बच्चों में टैलेंट तो भरा हुआ था मैथ्स को लेकर। Somebody was good at division, somebody was good at binary, somebody was good at multiplication. I don't know why I'm feeling nervous. I just feel like I'm in the presence of like geniuses. That's amazing. मैं एक्चुअली हमेशा अपने आप को बहुत ही मतलब स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझती थी और मुझे लगता था जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, स्पेशली एक्टिंग के टाइम पे, मुझे अपने स्किल्स के बारे में बहुत प्राउडली मैं बोलती थी कि मुझे हिस्ट्री आती है, ये आती है, वो आती है। तो देन दे टोल्ड मी कि आपको चाइल्ड जीनियस से मिलना है, तो मैं बहुत खुश थी। तो मैंने बोला किस सब्जेक्ट में जीनियस है, उन्होंने बोला मैथ्स। तो आई सेड ओह, ये मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था। 29 September 2017, Friday. At a young level जहाँ पे हम सबको सिर्फ खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, आइसक्रीम खाना है, ये बच्चे किसी मतलब सोच रहे हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, वो इंडिया को कैसे प्राउड कर सकते हैं।